Hello guys, what's up? I hope you are doing fine. Today I will share some important MCQs with you related to monetary policy and RBI. Most important MCQs जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते वो MCQs मैंने यहाँ पर लाया हुआ है आपके लिए. What you have to do first of all आपको अपने पास क्या करना है. आपको रफ कॉपी चाहिए अपने पास एक पेपर का शीट और दूसरा जो है आपके पास पेन होना चाहिए. ऐसा क्यों है आप जल्दी अपने पास रखो पहले. राइट. मैं पेन और पेपर का क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि जब मैं एमसीक्यू डालूंगा दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे तो आपको करना क्या है. मैं आपको 5 to 6 सेकंड्स दे दूंगा और 5 to 6 सेकंड्स में आपको क्या करना है उसका आंसर करना है. लेकिन जो आंसर उसका होगा आप उसको कमेंट्स में मेंशन नहीं करोगे. पहले सबसे पहले आप क्या किया करो जो भी क्वेश्चन होगा उसको कहाँ पर उसको रफ पे लिखते जाओ क्योंकि इसको टाइम लगेगा और दूसरा आप फोकस भी लूज करोगे. तो आपको फोकस करना ज़रूरी है. जब मैं एमसीक्यू बोलूंगा मैं आपको 5 सेकंड्स दे दूंगा. उन 5 सेकंड्स में आपका अपने रफ पे उस क्वेश्चन को मार्क करना है जो भी वहां पर क्वेश्चन नंबर दिया होगा. ठीक. जब मैं इस सीरीज को कंप्लीट करूंगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब तक आपको कोई भी कमेंट में कुछ भी नहीं लिखना है. कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे आप अपना स्कोर मेंशन करोगे आपने कितना अटेम्प्ट किया और उस अटेम्प्ट में आपको कितना आया हुआ है. ठीक है. अच्छे तरीके से सोचो कि इसमें इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जहां पर आपको सोचना जरूरी है और हर एक पॉइंट मैंने आपको बोला होगा. ठीक है. ये हमारा तरीका रहेगा. यहाँ पर मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगा. 5 to 6 सेकंड्स. उन 6 सेकंड्स में आप क्वेश्चन को भी पढ़ो और दूसरा आप क्वेश्चन को मार्क भी करते जाओ अपने रफ पे. फिर काउंट करो लास्ट पे फिर बताओ कि कितना है. फिर आप कमेंट सेक्शन में उसके बाद जब लेक्चर खत्म हो जाएगा उसके बाद आप मेंशन करो आपको कितना आया हुआ है क्योंकि इसमें मैं डिस्कस भी करूंगा एमसीक्यूज को मतलब थोड़ा सा सोल्यूशन भी बताऊंगा उसका कैसे एमसीक्यूज को एनालाइज किया जाता है. ठीक है. हम सिर्फ पढ़ेंगे नहीं कि एमसीक्यू इसका आंसर है इसका आंसर नहीं नहीं हम थोड़ा सा इसको एनालाइज भी करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को. राइट. तो रफ और पेन जो है आप अपने पास रखो सबसे पहले. राइट. So this is me, Mir Wahid. Right, I am presenting this lecture series through Triple S, one of the best platform for free education. Right, don't forget to subscribe this channel और लाइक भी किया करो. राइट. तो सबसे पहला क्वेश्चन, आर यू रेडी गाइस? हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो स्क्रीन पे. क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन मैं पढ़ूंगा आपको सिर्फ सुनना है. ध्यान से सुनो. ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशंस रिकमेंडेशंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड. क्वेश्चन बोला गया है कि किन रिकमेंडेशंस के बेसिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब आरबीआई को एस्टेब्लिश किया गया है. नंबर फर्स्ट दिया हुआ है चैम्बरलिन कमीशन. नंबर सेकंड हिल्टन यंग कमीशन. नंबर थर्ड कैनीज कमीशन. कैनिस कमीशन. नन ऑफ द एबो. जल्दी आपके पास 5 सेकंड्स है. चलो इसका आंसर जो है दैट इज हिल्टन यंग कमीशन. राइट. तो इसी के बारे में हम आगे पढ़ेंगे. इसका आंसर जो है दैट इज बी. एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे हम. आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन. याद रखो इसको. हिल्टन यंग के रिकमेंडेशंस के बेस पे आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड. राइट. सेकंड क्वेश्चन पे जाएंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ आरबीआई. मतलब ये क्वेश्चन जो है ये रोल ऑफ आरबीआई मतलब फंक्शंस ऑफ आरबीआई में आया हुआ है लेकिन यहां पर आपको फोकस करना है नॉट. ठीक है. नॉट को आपको समझना है इनमें से कौन सा आरबीआई का फंक्शन नहीं है. नंबर फर्स्ट जो है दैट इज बैंक ऑफ बैंक्स. क्या ये इसका फंक्शन है? क्रेडिट कंट्रोल. सेकंड ऑप्शन. नंबर थर्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी. नंबर फोर्थ इज एलोकेटिंग फंड्स डायरेक्टली टू द फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. इसमें से बताओ कि आरबीआई का इसमें कौन सा फंक्शन नहीं है. याद करो याद करो.
ठीक है, इसका आंसर जो है दैट इज डी, ये इसका फंक्शन नहीं है। पहला भी इसका फंक्शन है क्योंकि बैंक ऑफ द बैंक्स, मैंने बोला था बैंकर टू द बैंक्स बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्रेडिट कंट्रोलर हमारे पास सीआरआर मेथड है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स, ये भी इसका फंक्शन है। नंबर थर्ड इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी को उसका कस्टोडियन जो है दैट इज आरबीआई, ये भी मैंने आपको बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बारे में आपको मैंने बोला हुआ है, राइट। तो यहाँ पर फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा। क्यों फोर्थ आ गया? क्योंकि यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है। इन की पॉइंट्स को आपको जहन में रखना है, राइट। यही मैंने लिखा है यहाँ पर, आरबीआई एलोकेट्स फंड्स। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, देखो मैंने बोला कि ये एलोकेट फंड्स नहीं करता है डायरेक्टली, किनको? फार्मर्स को, डायरेक्टली जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए फार्मर्स को। अब क्वेश्चन है यहाँ पर, फिर फार्मर्स को कौन डायरेक्टली फंड्स देता है, यही हम जानेंगे यहाँ पर। एक्सप्लेनेशन, आरबीआई एलोकेट्स फंड्स टू नबार्ड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आरबीआई जो होता है ये फंड्स किसको देता है? नबार्ड को देता है। नबार्ड की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एनए का मतलब नेशनल, बी का मतलब बैंक, बीए का मतलब बैंक, तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो आरबीआई फंड्स किसको देता है, एलोकेट किसको करता है? नबार्ड को। किसके लिए? एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद नबार्ड क्या करता है? नबार्ड फर्दर एलोकेट्स फंड्स टू फार्मर्स फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट थ्रू रूरल बैंक्स एंड कमर्शियल बैंक्स के जरिए से। तो इसको आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नंबर थर्ड क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को देखो पहले, हु मिंट्स द कॉइन्स इन इंडिया। ये करेंसी, ये नोट्स का नहीं बोल रहा है, करेंसी नोट्स का नहीं बोल रहा है, ये कॉइन्स की बात कर रहे हैं। कौन इनको प्रिंट करता है या कौन इनको मिंट करता है कॉइन्स को? याद करो कौन है। ऑप्शंस देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नंबर सेकंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नंबर थर्ड प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, नंबर फोर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। आई होप हुआ होगा। चलो हम देखते हैं। इसका जो आंसर है ये आएगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। मतलब मैंने बोला था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, अगर आपको याद होगा ये पॉइंट मैंने बोला है। अगर करेंसी नोट्स की बात करेंगे तो वहां पर किसकी बात हम करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर जो है दैट इज ए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। यहां पर हम लिखेंगे, और इसका आंसर ए है। एक्सप्लेनेशन क्या है? इन इंडिया आरबीआई इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रिंटिंग ऑफ करेंसी नोट्स। जो करेंसी नोट्स जो होते हैं उसको आरबीआई प्रिंट करता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉइन्स को प्रिंट कौन करता है? वाइल द वर्क ऑफ प्रिंटिंग 1 रुपी नोट एंड ऑल द मिंटिंग ऑफ कॉइन्स, 1 रुपी नोट और जितनी भी कॉइन्स होती है, ठीक है, उसको कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। ये आपको पता होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को मार्क करते जाओ अपने रफ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? आरबीआई को नेशनलाइज कब किया गया है? आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है, जल्दी बताओ। नेशनलाइज्ड, चलो हम मूव करते हैं, ठीक। नेशनलाइज कब किया गया? 1949 में। और इस्टेब्लिश कब किया गया? 1935 में, राइट। यही हम जानेंगे। इसका आंसर जो है दैट इज बी। तो यहां पर जब हम इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं, इसका आंसर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है, विद ए कैपिटल ऑफ 5 करोड़ रुपीज। यहां पर इसको नेशनलाइज किया गया, नेशनलाइज्ड इन 1 जनवरी 1949। याद रखो 1 जन 1949 में नेशनलाइज किया गया और 1 अप्रैल 1935 को इसको इस्टेब्लिश किया गया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडियन ओरिजिन? पहला आरबीआई का गवर्नर कौन रहा? ठीक है, पहला गवर्नर ऑफ आरबीआई कौन है? क्या ऑसबॉर्न स्मिथ है? क्या सी राजा गोपाल आचार्य है? नंबर सी इज एल के झा, नंबर डी इज सी डी देशमुख। याद रखो यहां पर फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई बताओ, 5 सेकंड्स का टाइम है। फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, जो इंडियन ओरिजिन का है, इसका ओरिजिन इंडियन है। चलो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर जो है दैट इज सी डी देशमुख, सी डी देशमुख। बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है उन्होंने क्या किया होगा, देखो। अच्छा चलो पहले पढ़ते हैं।
फर्स्ट इंडियन ऑरिजिन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज सीडी देशमुख। ध्यान से देखो, लेकिन मैंने आपको बोला था फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और मैंने आपको ये भी बोला है उस टाइम, अगर आपको याद हो, कि मैंने बोला ये इंग्लिश है, ये इंग्लैंड का था, ठीक है, ये ब्रिटेन का था ऑसबॉर्न। अगर सीधे क्वेश्चन आएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो आपको सीधे ऑसबॉर्न स्मिथ टिक करना है। लेकिन जब आपको ये मेंशन किया जाएगा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम इंडियन ओरिजिन का, जो कि इंडिया का है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था सी डी देशमुख। याद रखो इंडियन ओरिजिन का। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर आपको इसको मार्क करना है कि सी डी देशमुख ये इंडियन ओरिजिन का है, राइट? इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, यही मैंने लिखा है यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर ये इंडियन ओरिजिन का है और यहाँ पर ये इंग्लिश मैन है, ठीक है। तो इन जनरल अगर आएगा आपको हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क ऑसबॉर्न स्मिथ। But if they are mentioning that who is the first governor of RBI from Indian origin, तो आपको क्या करना है? सी डी देशमुख, राइट? चलो मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ लॉन्ग डज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया कम फ्रॉम? रहने दो इस क्वेश्चन को रहने दो, जस्ट लीव इट। आप इसको पीडीएफ पे देख लेना, क्योंकि ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हैं। आप यहाँ पर फोकस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन को ऊपर देखा करो कौन सा सीरियल है, उसी हिसाब से आप मार्क करना क्वेश्चन को, अदरवाइज आप फिर ये भी नहीं कर पाओगे, लास्ट पे काउंट भी नहीं कर पाओगे। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट यूज्ड इन मॉनेटरी पॉलिसी? इसमें से इन चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा वर्ड है जिसको मॉनेटरी पॉलिसी में यूज नहीं किया गया? ऑप्शन ए जो है कैश रिजर्व रेशियो, ऑप्शन बी जो है रिपो रेट, ऑप्शन सी बैंक रेट, ऑप्शन डी जो है दैट इज ब्लू चिप्स। इनमें से आप बताओ किसको मॉनेटरी पॉलिसी में किस वर्ड का यूज नहीं किया गया? अभी तक मैंने ऐसा कौन सा वर्ड है जो मैंने यूज नहीं किया? आपके पास 5 सेकंड्स है, यू हैव 5 सेकंड्स। चलो, आपने किया होगा मार्क। मैंने बोला था कैश रिजर्व रेशियो, बार बार मैं सीआरआर की बात कर रहा था, रिपो रेट बार बार मैं इसका जिक्र किया, मैंने बैंक रेट भी मैंने आपको बोला। यहां पर मैंने ब्लू चिप्स का नाम ही नहीं लिया, तो मॉनेटरी पॉलिसी में ब्लू चिप्स का कोई भी रोल नहीं है। यहीं पर इसको आंसर लिखा हुआ है, द टर्म ब्लू चिप इज नॉट रिलेटेड टू मॉनेटरी पॉलिसी। ब्लू चिप इज एन एडजेक्टिव गिवन टू ए कंपनी विच प्रोवाइड्स एश्योर्ड प्रॉफिट। ठीक है, ब्लू चिप क्या एक एडजेक्टिव है जो कि एक कंपनी को दिया जाता है, जो कि क्या करते हैं, प्रॉफिट को दिखाते हैं, एश्योर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर ब्लू चिप्स हम मॉनेटरी पॉलिसी में यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डैश डैश कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट। इनमें से बताओ ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है और जो लोन दिया जाता है उसको भी कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, बैंक क्रेडिट को भी कंट्रोल करता है और सप्लाई ऑफ मनी को भी कंट्रोल करता है। इसमें से बताओ कौन सा है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। आई होप आपने मार्क किया होगा अपना आंसर। इसका सोचना ज्यादा नहीं था, इसका आरबीआई सीधे है, इनको इसको फैक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, ये सीधे, इसको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगता। इसका आंसर जो है दैट इज आरबीआई। ठीक है, सेबी के बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, ये किसका रेगुलेटर होता है। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे। अभी जो है मनी की बात करेंगे तो आरबीआई, या बैंक क्रेडिट की बात करेंगे तो आरबीआई का ही जिक्र करेंगे हम। यहां पर देखो, इस क्वेश्चन को जरा देखो, आराम से पढ़ो इसको मैं 5-7 सेकंड्स आपको देता हूं क्योंकि इसको पढ़ने में टाइम लगेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से आपको बताना है राइट कौन सा है, करेक्ट कौन सा है। नंबर ए, द सेंट्रल बैंक हैज द ड्यूटी टू सी दैट लेजिटिमेट क्रेडिट रिक्वायरमेंट आर मेट। बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक को ये ड्यूटी दी जाती है, उसकी ड्यूटी ये है कि वो क्या देखता है, वो देखता है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, क्रेडिट के रिलेटेड बोला जाता है कि सेंट्रल बैंक को ये ड्यूटी है कि वो क्रेडिट देखता है। क्या ये ठीक है या नहीं है, आपको ये बताना है। नंबर सेकंड बोला गया है एंड एट द सेम क्रेडिट, जो ये क्रेडिट देखता है, ठीक है, एंड एट द सेम क्रेडिट इज नॉट यूज्ड फॉर अनप्रोडक्टिव एंड स्पेशलाइज्ड पर्पसेस। और जब ये क्रेडिट देता है या क्रेडिट को देखता है, क्या वो जब क्रेडिट को इशू किया जाता है, क्या वो अनप्रोडक्टिव या स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए दिया जाता है? ये इसका दूसरा ऑप्शन है। थर्ड दिया जाता है
आरबीआई राइटली कॉल्स इट्स क्रेडिट पॉलिसी एज वन ऑफ द कंट्रोल्ड एक्सपेंशन, कि आरबीआई जो होता है ये क्रेडिट पॉलिसी को नाम दिया जाता है कंट्रोल्ड एक्सपेंशन। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनता है इसको, इसकी लैंग्वेज समझने में, अदरवाइज मैंने आपको ये सब कुछ बोला हुआ है। बताओ आरबीआई के कौन सी फंक्शन है, क्या ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स ड्यूटी है इसकी क्रेडिट को देखना? हाँ, इसकी ड्यूटी है क्रेडिट को देखना। बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा फिर? इसका आंसर जो है, 3 सेकंड्स और है आपके पास, इसका आंसर जो है दैट इज ऑल ऑफ द अबो। सबसे पहले ये क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को भी देखता है, उसके बाद ये भी देखता है जो भी ये क्रेडिट है ये अनप्रोडक्टिव वर्क, अनप्रोडक्टिव या स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए नहीं दिया जाता है। ठीक है, ये भी ये देखता है कि हाँ क्रेडिट तो दिया मैंने, क्या वो अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए लगाया जाता है या प्रोडक्टिव वर्क के लिए, ये भी आरबीआई देखता है कि वो अनप्रोडक्टिव वर्क के लिए नहीं होना चाहिए। तीसरा ये क्या देखता है, ये देखता है कि हाँ जो क्रेडिट पॉलिसी होती है, ठीक है, ये कंट्रोल कंट्रोल इससे हम क्या करते हैं, कंट्रोल कर पाते हैं, जो भी एक्सपेंशन हुआ होता है, इन्फ्लेशन जो हुआ होता है उसको हम कंट्रोल कर पाते हैं। ये सभी फंक्शन जो है ये आरबीआई की, और आपने ये पढ़ा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको सोचना होगा इस क्वेश्चन के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन, ये मैं जानबूझ कर लेकर आया ऐसा बड़ा सा क्वेश्चन, क्योंकि आप पहले ऑप्शन में डिसाइड नहीं करोगे, आपको हर एक ऑप्शन पढ़ना फिर ध्यान से देखना है, राइट। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है आप देख रहे हो, हाँ ये ठीक है, आप इसको टिक मत करो। अगर आपको दूसरा भी लग रहा है कि ये ठीक है, फिर तीसरा जो है पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप डी को टिक कर सकते हो। या अगर आपने ए को पढ़ा है, बी आपको समझ नहीं आ रहा, छोड़ो बी को, लेकिन सी आपको पता है हाँ ये भी ठीक है, तब भी आप डी को टिक कर सकते हो। कुछ बात समझ में आ रही है? इसको बोलते हैं मेथड ऑफ एलिमिनेशन मेथड, ये भी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे एमसीक्यूज को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज, मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? यू हैव 5 seconds। ओके, चलो किया मार्क, लेट्स सी। सबसे पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्टिव क्या है मॉनेटरी पॉलिसी का, आपको बोलना है ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी है, ग्रोथ को भी देखता है और मनी स्टेबिलिटी को भी देखता है। ठीक है, ये ठीक है, देखते हैं आगे। दूसरा, रिड्यूसिंग पुअर्टी एंड अचीव स्टेबिलिटी, ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी देखता है, नन ऑफ दीज देखता है। ठीक है, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है, दैट इज स्टेबिलिटी भी देखता है और ग्रोथ को भी देखता है। बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं कि ग्रोथ भी हो रही है, ठीक, इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रहा है, लेकिन यहां से इन्फ्लेशन भी देखने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देखता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी भी है और जीडीपी ग्रोथ भी हो रहा है, और ये मेन पर्पस है आरबीआई का। ओवरऑल मॉनेटरी स्टेबिलिटी तो डेफिनेटली है, लेकिन यहां पर बात की जा रही ग्रोथ को भी ये देखता है, मार्केट स्टेबिलिटी होनी चाहिए और यहां से जीडीपी ग्रोथ को भी का भी होना जरूरी है। मार्केट स्टेबल है लेकिन यहाँ से जीडीपी ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसका फिर पर्पज ही क्या है, और ये सब कुछ आरबीआई को ही देखना पड़ता है। तो इसका ऑप्शन जो है दैट इज ए। क्वेश्चन इज द मॉनेटरी मैनेजमेंट रेगुलेट्स, ठीक है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी क्या रेगुलेट करता है, मतलब ये बोलता है आरबीआई क्या रेगुलेट करता है। ऑप्शन ए आपके पास है अवेलेबिलिटी ऑफ मनी एंड क्रेडिट ओनली, क्या ये सिर्फ मनी और क्रेडिट को ही देखता है? क्या ये कॉस्ट ऑफ मनी एंड क्रेडिट देखता है, मनी को भी देख, मनी का कॉस्ट कितना है ये भी देखता है? क्या ये यूज ऑफ मनी एंड क्रेडिट ओनली, क्या मनी का यूज कितना होता है, मनी का कॉस्ट कितना है, मनी कितना अवेलेबल है मार्केट में, ये कौन देखता है? इसमें से बताओ आपको कौन सा ऑप्शन है। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ, आई होप आपने मार्क किया होगा। देखो सबसे पहले क्रेडिट आप हर जगह पर पढ़ते हो, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, ठीक है, इसका मतलब ये इन तीनों में से अभी सभी ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये क्रेडिट को देखता है, क्रेडिट को देख, अगर इन इस पोर्शन में आप ढूंढ सकते हैं इसका आंसर। फिलहाल अभी तीनों के तीन ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट, लेकिन अब यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट होगा? अवेलेबिलिटी ऑफ मनी, क्या ये देखता है कि मार्केट में मनी अवेलेबल कितना होना चाहिए? उस मनी का कॉस्ट कितना है, क्या ये आरबीआई का काम होगा? यूज ऑफ मनी, कितना मनी यूज किया जाता है या कितना मनी यूज करना है, ये सारा कुछ मैनेज कौन करता है? ये आरबीआई करता है। यस राइट, मनी के रिलेटेड जो भी है, मनी का की अवेलेबिलिटी, मनी का कॉस्ट, मनी का यूज कितना हो रहा है, अलोंग विद द क्रेडिट, इस ये सारी फंक्शंस कौन देखता है? आरबीआई। दैट इज ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत आसान है, थोड़ा सा सोचो इसमें। प्राइस स्टेबिलिटी implies promoting dash dash with considerable emphasis emphasis on price stability, ठीक है, यहां पर इसका ऑप्शन बताओ। प्राइस स्टेबिलिटी
का मतलब क्या होता है? आरबीआई देखता है प्राइस स्टेबिलिटी है, मतलब वो क्या देखता है एक्चुअली मार्केट में क्या होता है, किस पे ज्यादा एम्फेसिस किया जाता है? क्या फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जा रही है, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है? नन ऑफ दिस की बात की जा रही है। जो ही आप प्राइस स्टेबिलिटी की बात करोगे तो दैट मीन्स आरबीआई किसको देखता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखता है, ठीक है, कि प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है या होता है, ठीक है। यहां पर इसको आपको मार्क करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5-10 बार मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट किया होगा, मतलब इस पॉइंट को। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब ओएमओ जिसको आप बोलते हो, इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, राइट? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये भी आपको अभी बताना होगा। विच इन्वॉल्व्स बाइंग और सेलिंग ऑफ डैश डैश फ्रॉम और टू द पब्लिक एंड बैंक्स। आपको बताना है कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब ये वही से बोल रहा है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस को यूज किया जाता है एज ए मॉनेटरी पॉलिसी टूल, और इसका मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, क्या किसको बाय किया जाता है या किसको सेल किया जाता है? क्या बॉन्ड्स एंड अदर लोकल सिक्योरिटीज को, डिबेंचर्स एंड शेयर्स को, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, या नन ऑफ दिस? इसमें से कौन सा ऑप्शन है? 5 सेकेंड्स। वेरी गुड, आपने आंसर किया होगा, आई होप राइट ही किया होगा। इसका आंसर जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। मैंने बोला था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब होता है, ये एक सबसे पहला कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? ये एक क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट, जो कौन यूज करता है? आरबीआई यूज करता है, ठीक है। किस लिए? जो जो सिक्योरिटीज होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है मार्केट में और बाई किया जाता है मार्केट में। मतलब क्या होता है? फ्रॉम आर टू द पब्लिक एंड बैंक्स। तो यहां पर ओपन मार्केट ऑपरेशंस किस रिलेटेड है? सेलिंग एंड बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। मेरे नोट्स पे ये लिखा हुआ आप देख सकते हो, वहां पर मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ। नेक्स्ट, द आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द। आरबीआई देखो, मैंने अभी बोला ओएमओ का मतलब है ओपन मार्केट ऑपरेशन, मतलब सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब क्वेश्चन यहां पर बोले आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, क्यों ये सेल करता है? क्या कंट्रोल करने के लिए? सोचो सोचो, दिमाग लड़ाओ थोड़ा। एक एस ये वाले क्वेश्चन जो है इनको बोला जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। सोचना है आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, क्यों करता है? चलो, आई होप आपने राइट आंसर मार्क किया होगा। इसका आंसर जो है दैट इज आरबीआई सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू कंट्रोल द, किस लिए? फ्लो ऑफ क्रेडिट। मतलब ये है, जब ये आरबीआई है और ये कोई भी बैंक है, आरबीआई क्या करता है? ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। अब किसको सेल करता है? बैंक को सेल करता है या मार्केट में सेल करता है? बैंक या मार्केट से क्या लेगा? पैसा लेगा, मनी लेगा। मनी किसके पास आ गया? आरबीआई के पास आ गया। इसका मतलब इस क्रेडिट को, ये क्रेडिट कौन देता था? क्रेडिट देता था बैंक। लेकिन अब बैंक को ये पैसा किसके पास रखना पड़ता है? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई इसको सिक्योरिटीज को बेच रहा है। किसको बेच रहा है? बैंक को बेच रहा है। बैंक के पास अब लेंडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं है, फुल क्रेडिट देने के लिए कुछ भी नहीं है। इसका मतलब फुल ऑफ क्रेडिट क्या हो गया? वो कंट्रोल हो गया। यहां पर देखो, इसका मतलब हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं एक्चुअली, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो फ्लो ऑफ क्रेडिट इज द राइट आंसर। अगर यहां पर क्वेश्चन आता कि आरबीआई बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, किस लिए? क्या कंट्रोल करने के लिए या किस लिए किया जाता है? मनी फ्लो के लिए, फ्लो ऑफ मनी को क्या करने के लिए? मार्केट में होने के लिए, कि मार्केट में मनी फ्लो हो जाए, ठीक है। हम क्या हो जाए, जो स्लो डाउन होता है उसको हम ओवरकम करें, मार्केट में क्या हो जाए? मनी का फ्लो हो जाए। उस टाइम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को क्या आरबीआई क्या करता है? बाई करता है। किससे बाई करता है? बैंक से बाय करता है। और बैंक आरबीआई उनसे बैंक से बाय करता है किनको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। और बैंक्स को पैसा देता है और बैंक वही पैसा कहां पर भेज देता है? मार्केट में मनी फ्लो को होने के लिए, ना कि कंट्रोल करने के लिए। वहां पर आपको एलो बोलना था, एलो द फ्लो ऑफ क्रेडिट। जब क्या किया जाता है? इसको बाय किया जाता है। ये मैंने इसका क्वेश्चन जो है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको बताया हुआ। नेक्स्ट इज, if RBI wants to increase the credit flow, it buys। अगर आरबीआई चाहता है कि क्रेडिट फ्लो हो, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया पीछे, अब आप आंसर इसका कर सकते हो। इफ आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज द क्रेडिट फ्लो, अगर आरबीआई चाहता है कि मार्केट में क्या हो जाए?
क्रेडिट फ्लो इंक्रीज हो, ये क्या करेगा? बाय। क्या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करेगा? क्या ये शेयर एंड वेंचर्स को बाय करेगा? अदर लोकल एंड शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को? क्या नन ऑफ द अबव? इसका मतलब यहां पर इसका आंसर जो है, आपके पास 5 सेकंड से आंसर को मार्क करो। आरबीआई क्या करेगा? बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही बाय करेगा। ये फिर से वही पार्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस का। या तो आरबीआई सेल करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, या तो आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यहां पर क्या किया जाता है? आरबीआई बाय करता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मतलब बैंक से सिक्योरिटी को ले लेता है और बैंक्स को पैसा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इंक्रीज इन क्रेडिट फ्लो। और जो इसका पिछला वाला क्वेश्चन जो था, इसका ये वाला क्वेश्चन, यहां पर क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। ये मैंने यहां पर एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहां पर फिर से देखने को मिला। आई होप आपको इस सीरीज अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अभी लाइक करो, पहले सबसे पहले लाइक करो, जल्दी लाइक करो, उसके बाद मैं आगे चला जाऊंगा। राइट। चलो हम मूव करते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज, ध्यान से देखो, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है सबसे आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसने स्टेटमेंट इतना बड़ा लिखा आपको डराने के लिए कि बच्चा क्या करेगा एग्जाम में, इसको देख कर ही क्या हो जाएगा? अंडर प्रेशर होगा। लेकिन यही यहां पर आपको क्या करना है? स्ट्रेस को आप फेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, तो यहां पर क्या करना है आपको? यहां पर क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, आपको क्वेश्चन आ जाएगा। स्टेटमेंट कितना भी लंबा हो, उसको डरने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तो आप पढ़ते जाओ क्वेश्चन को, आपका आंसर निकल जाएगा। क्वेश्चन इज, द कैश रिजर्व रेशियो इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। राइट, यहां पर ये बोल रहे हैं जो सीआरआर जो है, इसको यूज किया जाता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, लोन को कंट्रोल करने के लिए। अंडर द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 ये बोला जाता है कि जो आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, एवरी डैश डैश बैंक हैज टू कीप सर्टेन मिनिमम कैश रिजर्व विथ आरबीआई। हर एक बैंक को रखा जाता है, ठीक है, हर एक बैंक को रखा जाता है, क्या रखा जाता है? कुछ मिनिमम कैश रिजर्व आरबीआई के साथ। अब वो कौन से बैंक्स होते हैं जो जिनको सीआरआर रखना पड़ता है? किसके पास? आरबीआई के पास। इसमें से आपको ऑप्शन दिए है पब्लिक बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, इंडस्ट्रियल बैंक्स और नन ऑफ दिस। और मैंने आपको ये बोला भी है जो सीआरआर जो होता है ये किन किन बैंक्स के लिए होता है, ये मैंने सबसे पहले आपको बोला है। और उन बैंक्स को जो मैंने आपको बोला भी था, वो प्रॉफिट मेकिंग बैंक्स इनको बोलते हैं। ऐसे बैंक्स जो प्रॉफिट बनाते हैं, ठीक है, प्रॉफिट पर्पस के लिए होता है, उस बैंक को क्या नाम दिया जाता है? मैंने आपको हिंट भी यहां पर दे दिया। आपके पास 5 सेकंड से मार्क करो। इसीलिए गाइस क्या होता है कि आपको 1 मिनट दिया जाता है क्वेश्चंस को, क्योंकि आप क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करो, आपको आंसर पता होता है। लेकिन आप रश में चले जाते हो, वहां पर पढ़ के भी आप गलत करके आते हो, तो जिसका फायदा कुछ नहीं होता है। चलो इसका देखते हैं, इनको बोलते हैं हम कमर्शियल बैंक। सबसे पहला समझो कमर्शियल बैंक्स का मतलब क्या होता है। ऐसे बैंक्स जिनको प्रॉफिट पर्पस के लिए बनाया जाता है, फॉर प्रॉफिट मेकिंग के लिए बनाया जाता है, उसको बोला जाता है कमर्शियल बैंक्स। और यही जो होता है, हर एक कमर्शियल बैंक को क्या करना पड़ता है? इसको सीआरआर को मेंटेन रखना पड़ता है। किसके पास? आरबीआई के पास रखना पड़ता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट इज, कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीजेस द कैश फॉर। सीआरआर जो होता है ये इंक्रीज करता है, किस लिए? कैश। किस लिए सीआरआर जो है ये इंक्रीज करता है? कैश। किसके लिए कैश? हमें क्या करना पड़ता है? उस कैश को क्या किया जाता है? किस लिए उस कैश को यूज किया जाता है? बोलो। क्या मॉर्टिगेजिंग मैंने बोला कहीं पर? क्या मैंने बोरोइंग का नाम लिया कहीं पर? क्या मैंने लेंडिंग लिया कहीं पर नाम? नन ऑफ दिस। कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज द कैश फॉर, किस लिए आप कैश को इंक्रीज करते हो? इससे जब आप क्या करते हो? रिजर्व को मेंटेन रखते हो, फिर उसका आप क्या कर सकते हो? आपके पास 5 ऑप्शन है, सॉरी 5 सेकंड्स है। 1 2 3 4 5, योर टाइम इज अप। लेंडिंग में बार बार बोल रहा था, इसका आंसर जो है दैट इज लेंडिंग, लोन देने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा लाफ, LAF, लाफ। वो लाफ नहीं LAUGH, यहां पर लाफ बोलते हैं इसको। इसका फुल फॉर्म बोलो। ऐसे स्टूपिड क्वेश्चंस एसएसबी डेफिनेटली पूछ सकता है, और इसी में सिली मिस्टेक्स हो जाती है। आप ध्यान से नहीं पढ़ते हो कि वो ये लिखा क्या है, आप रश में करते हो और ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन इनको बोलते हैं सिली मिस्टेक्स, मतलब क्वेश्चन जब आपको पूरा पता होता है और आप जल्दी नर्वस होकर क्या करें, या तो ओवर कॉन्फिडेंट होते हो या नर्वस हो जाते हो, तो क्वेश्चन गलत करके आते हो। यहाँ पर भी लिक्विडिटी, यहाँ पर भी लिक्विडिटी, यहाँ पर भी यहाँ पर लैंडिंग। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा लिक्विडिटी होता है, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया।
ठीक है, 2 ऑप्शंस एलिमिनेट। देखो 50-50% आपके पास चांस है। अब आप अगर आगे पता भी नहीं होगा तब भी आपको 50-50% चांसेस है। एडजस्टमेंट यहाँ पर, एडजस्टमेंट यहाँ पर, ये 2 चीज़ें तो डिसाइड नहीं करेगा। ये 2 जो हैं ये दोनों ऑप्शंस में हैं। अब पता कहाँ से चलेगा? यहाँ पर फैसिलिटी, यहाँ पर फाइनेंस, इसको बोला जाता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। तो ये तो आपको पता है। देखो क्वेश्चन को कैसे करना था। अगर आपने थोड़ा ही इसके बारे में सुना होगा, अगर किसी ने ये इतना ही सुना होगा लास्ट पे फैसिलिटी है, तो डेफिनेटली आप कर सकते हो। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन तब कैंसिल होता है अगर आप फैसिलिटी के हिसाब से, अगर किसी को पता है कि हाँ एफ इसका रिप्रेजेंटेटिव फैसिलिटी करता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक था, फिर ये ऑप्शन ठीक था, ये वाला एलिमिनेट हो जाता है बी और डी। ये आ गया समझ? ठीक है। लेकिन यहां पर भी आपको ये पता है कि हाँ पहले लिक्विडिटी है, ये भी आपको पता था, ठीक है। तो यहां पर भी लिक्विडिटी है, लेकिन ये तो आपने पहले खत्म किया है। यहां पर लैंडिंग है तो आपका ऑप्शन तब भी ए बन जाता है। इसको बोलते हैं हम रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड या एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। ये बेस्ट तरीका होता है ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड, और ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड में 90% क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, जो भी टफ क्वेश्चन होते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। देखो एसएससी सीजीएल में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया 2010 में, इसलिए मैंने इसको मतलब पूरा ये सर्च करके लिया है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मॉनेटरी पॉलिसी इज इन इंडिया होना चाहिए। यहाँ पर मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है? आपको ऑप्शंस दिया हुआ है यहाँ पर, 4 ऑप्शंस। मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिलेटेड है? आपके पास 5 सेकंड्स है। 1 2 3 4 5 स्टॉप। देखो मॉनेटरी पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करता है? नहीं करता है। क्या मैंने कहीं पर इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन का नाम लिया है? नहीं लिया है। क्या मैंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक का नाम लिया है? मतलब IBRD इसको बोलते हैं, इंडस्ट्रियल। यहां पर मैंने किसी बैंक का नाम, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नाम दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। क्या मैंने RBI कभी आपको पढ़ाया हुआ है? हाँ, हम तो 10 दिनों से RBI ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर जो है दैट इज RBI, राइट। नेक्स्ट, ए शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। मैंने आपको नोट्स में दिखाया हुआ है और मैंने लिखा भी है उसको यहाँ पर ऐसे करके। अगर आपको मेरे नोट्स देखा होगा, और यहाँ पर मैंने लिखा था एक चीज और दूसरा यहाँ पर लिखा था, फिर टाइम पीरियड भी दिया था, लॉन्ग टेन्योर के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए और लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए भी मैंने आपको बोला था। अगर आपको जहन में होगा जरा बताओ फिर कौन सा शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर को क्या बोला जाता है? याद रखो, याद करो अगर आपने नोट्स को देखा होगा। देखो एसएससी सीजीएल 2010 में आया हुआ है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, हर एक क्वेश्चन आपके नोट्स पे मिल जाएगा। टी बिल्स नाम सुना होगा आपने, ठीक है ना, इन्हीं को बोलते हैं ट्रेजरी बिल्स। तो शॉर्ट टर्म के लिए किन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू किया जाता है? दैट इज टी बिल्स के लिए, और मैंने लिखा भी आपको ट्रेजरी बिल्स, रिपीट भी मैंने किया था उसमें नोट्स में। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन इज 2012 में पूछा गया है एसएससी में। एसएससी मतलब होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम होता है। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पाते हो तो दैट मीन्स आपको कोई नहीं रोक सकता है इसमें से। एसएसबी में आपके सभी क्वेश्चंस ठीक हो जाएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ RBI? इसमें से कौन सा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर नहीं है? अगर आपको क्वांटिटेटिव पहले, सबसे पहले क्वांटिटी वाला पता होगा तो डेफिनेटली आप क्वालिटेटिव देख सकते हो, ठीक है। ये बोल रहा है नॉट क्वालिटेटिव। नॉट क्वालिटेटिव का मतलब ये आपको बोल रहे हैं आप ढूंढो फिर कौन सा है क्वांटिटेटिव। क्वेश्चन को समझ पा रहे हो ये क्या बोल रहे हैं? इसमें से क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है, इसका मतलब क्या है? ये पूछ रहा है आपको बताओ कि क्वांटिटेटिव कौन सा है। क्रेडिट कंट्रोल मेजर्स ऑफ RBI। 5 सेकंड्स, यू हैव 5 सेकंड्स। चलो ठीक, ये बोल रहा है आपको इज नॉट ए क्वालिटेटिव। हम सबसे पहले इसका मतलब नॉट ए क्वालिटेटिव का मतलब ये आपको बोलता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपको पता है कौन कौन सा है? CRR, SLR, ठीक है, रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट, MSF, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसका मतलब सीधा आंसर क्या है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट, क्योंकि ये क्वांटिटेटिव है और ये बोल रहा है कि आप बताओ क्वालिटेटिव कौन सा नहीं है। इसका मतलब ये वाला जो है दिस इज ये क्वालिटेटिव है, और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट से ये भी क्वालिटेटिव है, और क्रेडिट राशनिंग मैंने आपको बोला होगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट्स का भी मैंने आपको बोला है, ठीक है। और ओपन मार्केट ऑपरेशन में बार बार रिपीट कर रहा था OMO बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज का मतलब वो क्या था? वो क्वांटिटेटिव था, और वही यहाँ पर बोला जाता है नॉट ए क्वालिटेटिव। दैट मीन्स
ये स्ट्रेस किस पे कर रहा है? क्वांटिटेटिव पे स्ट्रेस करना है, तो इसका मतलब ओएमओ इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जरा। द मार्केट इन विच लोन्स ऑफ मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। ऐसा उस मार्केट का नाम बताओ जहां पर क्या होता है, लोन जो है हासिल किया जाता है। किस मार्केट में जाकर आप लोन को ले लेते हो? उस मार्केट का नाम क्या है? मैंने पहले ही बोला था आपको आरबीआई के बारे में। आरबीआई किसके साथ डील करता है? इसको बोलते, देखो इसको ट्विस्ट क्वेश्चन बोलते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन आपने पढ़ा होता है लेकिन घुमा कर पूछ लेता है क्वेश्चन, ये इसको बोलते हैं ट्विस्टेड क्वेश्चन। आसान लग रहा है लेकिन ये ट्विस्ट किया है इसने। मार्केट इन विच लोन्स ऑफ मनी मनी कैन बी ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड। क्या आप रिजर्व मार्केट में जाते हो? मैंने ऐसा रिजर्व मार्केट नाम ही नहीं लिया, मैंने इंस्टीट्यूशंस का नाम ही नहीं लिया, मैंने एक्सचेंज मार्केट का नाम ही नहीं लिया। मतलब मनी मार्केट, मतलब मनी मार्केट का मतलब ये किसकी बात कर रहे हैं? बैंकिंग सेक्टर, मतलब आरबीआई की यहाँ पर बात कर रहा है। वहां से ही हम क्या करते हैं? लोन्स को हासिल करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ द क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। देखो यहां पर मैंने नहीं लिखा रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट, मैंने नहीं बोला, गलती से भी गलती नहीं करना। समझ आ रही बात? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़, मैंने बोला रेगुलेटर ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, जैसे मोडीज है, फिंच है, बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो कि रेटिंग करते हैं क्रेडिट के रिलेटेड, किसने कितना क्रेडिट लिया हुआ है। इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज भी हमारे पास हैं, इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हमारे पास है, मोडीज हैं। मोदी गवर्नमेंट का मोदी नहीं, मोडीज, उसको मोडीज बोलते हैं, MODYS, मोडीज, ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का नाम है, मोडीज। ठीक है, ये क्रेडिट रेटिंग करता है कंट्रीज के बारे में। ठीक है, अब ये बताओ इन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो है इंडिया में, जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती है, उनको रेगुलेटर कौन है? उनको रेगुलेट कौन करता है? क्या आरबीआई उनको रेगुलेट करता है? क्या एसबीआई रेगुलेट करता है? क्या सिड बी इसको रेगुलेट करता है? सेबी इसको रेगुलेट करता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज को? आरबीआई तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये मनी मार्केट को रेगुलेट करता है सबसे पहले। एसबीआई आरबीआई के साथ आता है, ये भी बैंकिंग सेक्टर है। इसका जो रेगुलेटर है दैट इज सेबी। मैंने पहले ही बोला है एक तो मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई। दूसरा मैंने बोला होगा, मैंने बार बार रिपीट किया है, कैपिटल मार्केट। नोट्स में तो अभी उन नोट्स में तो नहीं है, लेकिन जब हम कैपिटल मार्केट पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल आपको याद रखना है कि कैपिटल मार्केट जो इसका रेगुलेटर कौन है? दैट इज सेबी। सेबी का मतलब, और जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती है उनका रेगुलेटर। सेबी का मतलब है, फुल फॉर्म अगर आएगा सेबी, क्या आपको बोलना है? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं। ठीक, सेबी। नेक्स्ट इज पूछा गया है 2014 में एसएससी सीजीएल में, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम है। द मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट पॉलिसी इज अनाउंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। इसको अनाउंस कौन करता है? मॉनेटरी पॉलिसी को कौन देखता है? मनी के साथ कौन है? या क्रेडिट पॉलिसी को कौन देखता है? लोन जो पॉलिसी है जो हम पढ़ रहे थे इतने दिनों में, इसका आंसर बताओ। 1 2 3 4 5। जल्दी बोलो। हाँ चलो, इसका जो है मॉनेटरी पॉलिसी या क्रेडिट पॉलिसी की बात करो, इसका अनाउंसमेंट कौन करता है? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फाइनेंस मिनिस्ट्री का की यहाँ पर बात ही नहीं करेंगे हम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात ही नहीं करें, प्लानिंग कमीशन तो जिक्र में ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखो ऐसे क्या सिली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ पर। व्हाट व्हाट डज द लेटर ई डिनोट्स इन द टर्म ई बैंकिंग। ई का मतलब क्या होता है? जैसे आपने पढ़ा ई कॉमर्स, पढ़ा होगा आपने। अब कॉमर्स तो सबको पता है ई का मतलब क्या है, ठीक है। ई तो पढ़ा है आपने, यहां पर वेस्टिंग लिखा होता है, ई वेस्टिंग, ठीक है ना, आपने पढ़ा होगा। अब यहां पर बोला जाता है ई बैंकिंग का मतलब, ई क्या रिप्रेजेंट करता है? आपके पास क्या ई एसेंशियल है, क्या ई इकोनॉमिक है, क्या ई इलेक्ट्रॉनिक है, क्या ई एक्सपेंशन है? ठीक है, बैंकिंग के केस में ई का मतलब क्या होगा? आपके पास 5 सेकंड, बहुत आसान क्वेश्चन है, सोचो सोचो। ई बैंकिंग, आजकल जमाना चल रहा है ई बैंकिंग का, घर बैठे बैठे आप काम करते हो। ई बैंकिंग मतलब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग की बात की जा रही है, इसमें सोचना नहीं था ज्यादा।
कल मैंने ये बोला होगा आपको सरप्लस का मतलब क्या होता है, जब मैंने मॉनेटरी सॉरी फिजिकल पॉलिसी की बात की थी कल। ठीक है, जब मैंने फिजिकल पॉलिसी को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, उसमें मैंने एक आपको बोला है कि कॉन्ट्रैक्शनरी, न्यूट्रल एंड और क्या बोला एक्सपेंशनरी। उसमें मैंने बोला था कि सरप्लस कब होता है, सरप्लस का मतलब क्या होता है, आप बताओ सरप्लस कब। क्या सरप्लस, आपके पास ऑप्शन है डिप्रेशन, बूम, वार एंड फेमाइन्स। आपके पास 5 सेकंड्स का टाइम है। ओहो, गला ही बैठ गया। चलो हम देखते हैं। सबसे पहले समझो, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू किससे, इनकम से या रेवेन्यू से, तो क्या होता है, इसको क्या हम बोलते हैं, डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, डेफिसिट। सेकंड क्या है, अगर एक्सपेंडिचर जो है वो कम है एज कंपेयर टू इनकम, मतलब इनकम ज्यादा एक्सपेंडिचर कम है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सरप्लस। सबसे पहले ये पता करो कि सरप्लस का मतलब क्या होता है। जब इनकम ज्यादा है, रेवेन्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू एक्सपेंडिचर से, तो बजट को नाम दे जाता है सरप्लस की बात, राइट, जो मैंने कल बोला। लेकिन क्वेश्चन पूछा जाता है उसका मतलब क्या है, जब आपके पास इनकम ज्यादा है और आपका खर्चा कम है, मुझे बोलो आप क्या, आपका खुश हो जाओगे या आप डिप्रेशन में चले जाओगे, ऐसे भी लॉजिक लगा लो। आप ना तो वार के टाइम पे आपकी इनकम ज्यादा होती है, वार के टाइम पे एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। ठीक है, फेमाइन्स की बात करेंगे, ठीक है, खाने पीने के लिए लोगों के पास कुछ नहीं है, तब भी आपका एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का यहां से ही लगता है लोगों को खाने पीने देने के लिए। जब भी डिप्रेशन होता है, ग्रेट डिप्रेशन की बात करें, या अभी जो है कोरोना वायरस की वजह से स्लो डाउन डिप्रेशन में चला गया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा, एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है। आपको ढूंढना है क्या है, इनकम कहां से ज्यादा मिलेगा, जब आप बूम में होते हो, मार्केट में मनी फ्लो ठीक ठाक होता है, इसको आप बूम बोलते हो। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। क्योंकि देखो ये टर्म डिप्रेशन, ये ऐसे समझो डिप्रेशन सिनोनिमस जैसा जैसा ये पूछ रहा है पर डिप्रेशन, वार और फेमाइन्स की बात करेंगे, तीनों की एक ही कंडीशन होती है। इस टाइम क्या होगा, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा ना, और इनकम कम है, तो डेफिनेटली उसको तो डेफिसिट लेकिन हम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर ये सरप्लस बोल रहा है, तो तीनों को एलिमिनेट करके आप बूम आप टिक कर सकते हो। इवन कि अगर आपने ये बूम सुना भी नहीं है, बूम का मतलब होता है जब इनकम ज्यादा होता है और एक्सपेंडिचर कम होता है, उस टाइम मार्केट में मनी फ्लो ठीक ठाक होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ ठीक चल रही होती है। नेक्स्ट इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। इसमें से ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो कि फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ढूंढो जल्दी, दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो, 5 सेकेंड्स है। चलो मुझे बताओ, ये ओपन मार्केट आपने तो टिक किया होगा, ठीक है, चलो करते हैं। OMO का मतलब क्या होता है, अरे ये तो मॉनेटरी पॉलिसी है, ये कहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये कहाँ आ जाएगा, ये ही आ जाएगा। अब यहां पर क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि नॉट यहां पर बोल रहा है कौन सा फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं है, क्योंकि ये किसके साथ है, ये मॉनेटरी पॉलिसी के साथ रिलेटेड है। उसके बाद मैंने कल टैक्सेशन का बोला था आपको, टैक्स स्ट्रक्चर जो हमने कल स्टार्ट किया था लेक्चर, मैंने आपको बोला था एक्सपेंडिचर की बात भी मैंने किया आपको, मैंने रेवेन्यू की भी बात की, और मैंने बोला जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनकम से, अगर आपको याद होगा मैंने एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है एज कंपेयर टू इनकम, मतलब आपकी इनकम 50,000 है और आपका एक्सपेंडिचर जो है 80,000 है, ठीक है, तो इस बीच में गैप कितना बन गया, 30 का। तो इसका मतलब आप क्या करोगे, आप बारोइंग्स करोगे, तो बारोइंग्स से फिजिकल पॉलिसी के साथ एक्सपेंडिचर पर टैक्सेशन पे बचा क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। अब ये किसके साथ है, ये आ जाएगा मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आ रहा है। याद नहीं करना है आपको चीजों को, कॉन्सेप्ट्स अगर आपने पढ़ा होगा, उन पीडीएफ्स को आपने अच्छे से देखा होगा, तो आई होप आपने सभी क्वेश्चंस को ठीक किया होगा, 100 में से 100। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है 100% आपने करेक्ट किया होगा। थोड़ा सा टाइम लगता है सोचने में, रिवाइज जब करते हैं तो सारा ठीक हो जाता है फिर। नेक्स्ट इज, फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय। अब क्वेश्चन है फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है, आपके पास 5 सेकेंड्स है। फिजिकल पॉलिसी को फॉर्मुलेट कौन करता है, ठीक है, चलो देखते हैं। क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, नहीं, ये मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, ये बिल्कुल नहीं आएगा। क्या मैंने कभी प्लानिंग कमीशन की बात की, नहीं, प्लानिंग कमीशन भी नहीं आ जाएगा। क्या मैंने सेबी की बात की, नहीं, ये रेगुलेटर है किसका, स्टॉक मार्केट का, ठीक है, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का। फिर बचा ही क्या, फाइनेंस मिनिस्ट्री, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस फिजिकल पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करता है। मैंने कल बोला था एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू की, टैक्सेशन
एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स की बात हम कर रहे थे कल। देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में। जो भी मेरे नोट्स पे है उसमें से आप कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ सकते हो, विद कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन एक बार ही समझो आप, लेकिन जो पॉइंट्स थे उन शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स उनको कॉपी करते जाओ। जब आप नोट्स बनाओगे, मैं लेकर आऊँगा एक लेक्चर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते, अभी थोड़ा मैं बिजी हूँ, उसके लिए मुझे टाइम मिलना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पेज दिखाऊंगा कंप्लीटली कि मैं कैसे लिखूंगा उस पर, या मैं कैसे पहले मैं बना कर रखूंगा, फिर आपको स्क्रीन पे मेंशन करूँ आपको कैसे उन चीज़ों को लिखना है एक ही पेज पे, ठीक है। तो इसका फिर आंसर क्या आएगा, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। अगर आएगा कि मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, तो आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को टिक करना है। हम सिर्फ क्वेश्चन को ही नहीं पढ़ रहे हैं कि हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, नहीं, हम रिवाइज कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी और आरबीआई को विद एमसीक्यूज के जरिए से। इसको बोलते हैं हम टेस्ट सीरीज को एनालाइज करना, एमसीक्यूज को एनालाइज करना। बात समझ में आ रही है? और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है चीजों को याद रखने के लिए। इसलिए बोला जाता है जब भी आप टेस्ट सीरीज दे दो या एमसीक्यूज करो, फिर 3 या 4 आवर से इवन के 5 घंटे आप उस पूरी टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चंस को क्या करो, रिवाइज करते जाओ, उन सभी एमसीक्यूज को देखते रहो और पीछे सोल्यूशन भी पढ़ते जाओ, सो दैट आप रिवाइज करते जा रहे हो चीज़ों को। ना कि ये है कि आप इसको इस पीडीएफ को पढ़ोगे फिर छोड़ दोगे, नहीं हो गया। इन पीडीएफ को संभाल के रखना होता है और इन पीडीएफ को 3-4 बार देखना होता है एग्जाम से पहले पहले, क्योंकि ये ऑलरेडी कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। नेक्स्ट इज एक और कैटेगरी वाले क्वेश्चंस जो है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मुझे क्या करना, हाँ चलो, विच इंस्टीट्यूट गवर्नस द मनी सप्लाई इन इंडिया। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन जो मनी सप्लाई को देखता है। देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आप बोलोगे नहीं एक ही टाइप के क्वेश्चन है, ये पीछे भी हमने पढ़ा है, लेकिन यहां पर देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। विच इंस्टीट्यूशन गवर्नस द, वहां पर रेगुलेट लिखा हुआ था, आपको समझना है। विच इंस्टीट्यूशन गवर्नस द मनी सप्लाई इन इंडिया, किसको टिक करोगे। आपके पास 2 ही सेकंड्स है, क्योंकि आपको पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मनी की बात करोगे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ आरबीआई। प्रेजेंट गवर्नर कौन है आरबीआई का, सबको पता है, मैंने बार बार रिपीट किया हुआ है। यू नो द आंसर राइट, शक्तिकांत दास। लेकिन हम शक्तिकांत दास से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कौन सा वाला गवर्नर है, आपको बोलना 25th गवर्नर है। हम पढ़ेंगे फिर उर्जित पटेल कौन था, आपको बोलना 24th गवर्नर, मतलब इससे पहले था। फिर पढ़ेंगे रघुराम राजन कौन था, आपको बोलना ये 23rd गवर्नर था, ठीक है। तो ऑर्डर भी आपको पता चला। क्वेश्चन आएगा कि शक्तिकांत दास ने किस गवर्नर को रिप्लेस किया, आपको बोलना उर्जित पटेल को रिप्लेस किया। या क्वेश्चन आएगा कि उर्जित पटेल वाज फॉलोड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर, आपको बोलना शक्तिकांत दास, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन आएगा कि शक्तिकांत दास वाज प्रीसीडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर, आपको बोलना है उर्जित पटेल। क्वेश्चन आएगा कि उर्जित पटेल वाज रघुराम राजन वाज रिप्लेस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आरबीआई गवर्नर, आपको बोलना उर्जित पटेल, ना कि शक्तिकांत दास। कुछ बात समझ में आ रही है कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे। अब बोलोगे विरल आचार्य कौन है, ये विरल आचार्य बेचारा जो ये डिप्टी गवर्नर में से एक था ये, ठीक है, विरल आचार्य। फिर उसका टाइम पीरियड खत्म हो गया। समझ में आ रहे, इस तरीके से आपको सभी ऑप्शंस को पता होना चाहिए, आप एक्चुअली पूरा ये रिवाइज ही करते जा रहे हो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज, मॉनेटरी पॉलिसी के बहुत सारे, मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको फंक्शंस बोला, मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन एम क्या है किसका, मॉनेटरी पॉलिसी का। देखते रहो, 5 सेकंड्स आपके पास। आई होप आपने आंसर किया होगा। यहां पर लिखा है वीड आउट करप्शन, ये आपको अब अच्छे से दिखेगा स्क्रीन पे। चलो 5 सेकंड्स हो गए, इवन की 6 सेकंड्स हो गए। देखो ये किसकी बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मैंने टैक्स की कभी बात की मॉनेटरी पॉलिसी में, नहीं। क्या मैंने पीडीएस की बात की, मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, नहीं। क्या मैंने कभी करप्शन की बात की, नहीं। मैंने किसकी बात की, इकोनॉमिक ग्रोथ और प्राइस स्टेबिलिटी। और अभी मैंने बोला था, अभी ऐसा क्वेश्चन आया था पीछे, देखो ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे काम करता है, आपका ऑप्शन सीधा बन जाएगा। लेट्स मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये मैंने कल बोला है आपको, अगर आपने ध्यान रखा होगा, कल मैंने एक्सप्लेन किया था अच्छे से, और मैंने बोला भी था कि 1991 में क्या हो रहा था, ठीक है। थोड़ा सा मैंने हिंट आपको दे दिया। क्वेश्चन है विच टैक्स कॉजेज ए बर्डन ऑन पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसमें से ऐसा कौन सा टाइप ऑफ कौन सा टाइप ऑफ क्या बोलते हैं उसको, टैक्स है जिसकी वजह से किन के ऊपर बर्डन पड़ता है, पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। क्या डायरेक्ट टैक्स है, क्या इनडायरेक्ट टैक्स है, क्या दोनों की वजह से, क्या इसकी वजह से, नन ऑफ दीज की वजह से। गैस नहीं करना है यहां पर, ये लॉजिकल क्वेश्चन ही सोचना है आपको।
अगर आपको याद होगा कल मैंने डायरेक्ट टैक्स बोला था, डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है? अगर पर्सन ए है और ये गवर्नमेंट ने टैक्स पर्सन ए को इम्पोज किया, इस पर्सन ए की जितनी भी प्रॉपर्टी है, उसका जितना भी जो है सैलरी है या इसकी जितनी भी इनकम है, उस पे जो टैक्स लगाया जाता है, उसका बर्डन यही फील करता है। उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, ये किसी और के ऊपर थोपा नहीं जाता है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो है, उनके पास बेचारों के पास पैसा ही नहीं है, तो उनके पास क्या डायरेक्ट टैक्स लगाएंगे? तो डायरेक्ट टैक्स तो है ही नहीं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे, हाँ थोपा जाता है। जब क्या होता है, ये मार्केट में जाते किसी चीज को खरीदते हैं और मार्केट में प्रोडक्ट्स के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है, वो जो है शॉपकीपर नहीं देता है। लास्ट पे किसको वो बर्डन किसके ऊपर आता है? वो बर्डन किसके ऊपर आता है? वो आता है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के ऊपर। तो दैट मींस इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बर्डन पड़ता है किसके किसके ऊपर? पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मैंने कल भी बोला था, अगर आप ट्यूशन में जाते हो, किसी इंस्टीट्यूशन में जाते हो, आपको 25,000 फी है, ठीक है, और उसमें इनको और गवर्नमेंट ने उस 25,000 फी पे इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्या लगाया है? टैक्स लगाया हुआ। और वो इंस्टीट्यूशन खुद नहीं पे करता है। वो कहाँ से रिकवर करता है? कहाँ से? कंज्यूमर से रिकवर करता है, जो कि सर्विसेज ले रहा है। मतलब किनसे? स्टूडेंट से ले रहा है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पर पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी पे इनडायरेक्ट की वजह से बर्डन पड़ता है। आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सिली क्वेश्चन है, बहुत आसान है। इसमें 100% ये है गारंटी कि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है एग्जाम में। ये 100% आप याद रखोगे। लेकिन अब आप कैसे इस चीज से बचोगे? जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, उसको आराम से कूल माइंड से आप करोगे, क्योंकि आपको पहले ही पता है ये मुझे आता है। एक तो टिक भी करोगे अच्छे से पेपर पे आराम से, और जब सर्कल करना होगा उसको भी आराम से करोगे। ठीक है, तो एसएलआर का मतलब क्या है? क्या मैंने स्टेट का नाम बोला कहीं पर? नहीं। सेविंग्स का नाम बोला कहीं पर? नहीं। सेफ का नाम बोला कहीं पर? नहीं बोला है। तो दैट मीन्स बस याद रखो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। आसान है। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स देखो, अभी वाला जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है, उसका यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा गया। हु आर द मेन बियरर्स ऑफ द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स? जो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो होता है, वो किसके ऊपर आता है? कौन उसको बियर करता है? उसका जो है टैक्स का बर्डन किसके ऊपर आ रहा है? इनडायरेक्ट टैक्स का। क्या मैन्युफैक्चरर के ऊपर आता है? नहीं। मैन्युफैक्चरर जिसको बेचता है उसके ऊपर आता है। फिर वो कहां से रिकवर करता है? एक ट्रेडर को दिया है, तो ट्रेडर किससे रिकवर करता है? जिसको मार्केट में बेच देता है, किसी शॉपकीपर को। वो शॉपकीपर कहां से इसको रिकवर करता है? वो किससे इसको रिकवर करेगा? लास्ट पे कंज्यूमर के ऊपर ही आता है। तो दैट मीन्स ये कंज्यूमर के ऊपर आता है। टैक्स की पेयर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि टैक्स, सपोज इंस्टीट्यूशन को टैक्स पे करना है, वो तो इंस्टीट्यूशन टैक्स पे करता है। इसको उसको तो बोला गया इंस्टीट्यूशन को आप टैक्स पे करो, लेकिन वो लेता कहाँ से? वो टैक्स, वो पैसा कहाँ से ले लेता है? ये वो स्टूडेंट से लेता है। तो टैक्स तो पे कर रहा है इंस्टीट्यूशन, लेकिन उसका बर्डन किसके आया ऊपर? कंज्यूमर के ऊपर ही जो है उसका बर्डन आता है। इवन कि अगर इंस्टीट्यूशन पे भी करता है टैक्स को, बट रिकवर कहां से किया उसने? कंज्यूमर से, जिसने सर्विसेज को कंज्यूम किया है, जिसने ट्यूशन लिया है, जिस स्टूडेंट ने। कुछ समझ आ रहा है आपको? आई होप आप इंजॉय कर रहे होगे इस सेशन को। बेस्ट सीरीज में लेकर आया हूं, और ये मैं इसलिए यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ क्योंकि जहां से भी आप क्वेश्चंस पढ़ोगे, उनकी एक्सप्लेनेशन आपको हर एक चीज की पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके ऊपर टैक्स आता है, इसका डेफिनेटली इसके मैन्युफैक्चर के ऊपर भी आता है, लेकिन वो किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? वो ट्रेडर से ले लेता है। अब ट्रेडर कहाँ से ले लेता है? ये कंज्यूमर से ले लेता है। बात खत्म। तो पूरा बर्डन ही कंज्यूमर के ऊपर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक रेगुलेटर द बेसिक रेगुलेटरी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक मार्केट। मैंने अभी बोला कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड का सब कुछ मैंने बोला। अगर मनी मार्केट होता तो कौन आंसर? तो इसका आंसर मुझे सबसे पहले बताओ। मैं क्यों आंसर आपको बोलूं? 5-6 दिनों से हम 10 लेक्चर तो पढ़ा है, कम से कम ये क्वेश्चंस तो एक्यूरेट होने चाहिए। चलो अब देखते हैं इसका जो है, द बेसिक रेगुलेटर ऑफ द म्यूचुअल फंड्स इन द स्टॉक मार्केट इन इंडिया कौन है? सेबी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ये मनी फिजिकल पॉलिसी के साथ आरबीआई जो है रेगुलेट करता है मनी मार्केट को, और सेबी जो है ये म्यूचुअल फंड्स को भी और स्टॉक मार्केट को भी देखता है। याद रखो इसको। ठीक है, ठीक है ना? हाँ चलो नेक्स्ट चलते हैं। गाइस थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट है, सॉरी। आप चेक कर लेना कि सेबी है स्टॉक एक्सचेंज है। फिर भी आप अपने श्योरिटी के लिए चेक कर लेना, इसको क्रॉस चेक कर लेना कि सेबी है या स्टॉक एक्सचेंज है। जितना मुझे जहन में सेबी ही है, राइट? तो फिर भी आप चेक कर लेना इसका।
चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट्स एज द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, आईसीआईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की एग्जांपल मैंने दी थी, 2012 वाला जो दिल्ली में हुआ था। फिर क्या हुआ था, उसको बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। का मतलब क्या, कौन एक्ट करता है एज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट? 3 सेकंड से, 1 2 3, बस हो गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, ये फंक्शन है आरबीआई का, जो कि एक्ट करा एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इस लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या होता है, जब भी किसी भी बैंक को फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है फंड्स को जनरेट करने के लिए। ना तो लोग डिपॉजिट करते हैं उसके बैंक में, ना तो कहीं पर, ना तो लोन रिकवर होता है, कहीं पर भी उसके डिपॉजिट नहीं हो रहा है, कहीं पर वो मनी को जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट पे उसके पास ऑप्शन बचता है, वो आरबीआई की हेल्प ले लेता है। उसी को बोलता है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। हर एक जो जो ये वॉच कर रहा है, अपने कमेंट्स मेंशन करो किसका कितना स्कोर आ रहा है, और दूसरा ये भी बताओ कि कैसे ये सीरीज आपको कैसे लगी यहाँ पर। ठीक है, कितना मजा आपको आया, क्या आप इंजॉय कर पा रहे हैं इकोनॉमिक्स को या नहीं कर पा रहे? डर तो नहीं है इकोनॉमिक्स का। जब तक मैं आप लोगों के साथ, आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में। जो भी मैं सब्जेक्ट लेकर आऊंगा, हिस्ट्री लेकर आऊंगा, आर्ट एंड कल्चर लेकर आऊंगा आपके लिए, ज्योग्राफी लेकर आऊँगा, पूरा इकोनॉमिक्स जो भी आपके पास टॉपिक्स है ये लेकर आऊँगा मैं, ठीक है? अगर टाइम मिला तो टाइम को मैं एडजस्ट कर पाया, मैनेज कर पाया, तो दैट मीन्स फर्स्ट फरवरी से मैं फुल फ्लेज्ड केस की सीरीज लेकर आऊँगा, ठीक है? तो आई होप आप कमेंट्स में मेंशन करो आपका ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।